तो आज हम एनसीईआरटी के प्लांट किंगडम चैप्टर के हर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशंस और फैक्ट्स को नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। और देखो, इस पूरी एवोल्यूशनरी जर्नी को समझने से पहले ना ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने प्लांट्स को एक्चुअली क्लासिफाई किया कैसे। टाइम के साथ इसके सिस्टम्स बहुत बदले हैं, है ना? जैसे शुरू में जो सिस्टम्स आए थे, हाँ, जैसे कैरोलस लिनियस ने जो दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो पूरी तरह से सिर्फ बाहरी और सुपरफिशियल फीचर्स पर बेस्ड था। लाइक प्लांट की हैबिट क्या है, रंग, पत्तियों का नंबर, या सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को बेस मान लिया गया था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन ना एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है। आर्टिफिशियल सिस्टम बेसिकली किताबों को उनके कवर के रंग से सजाने जैसा हो गया। सही एग्जाम्पल है ना? मतलब लाल रंग की सारी किताबें एक शेल्फ पर रख दी, चाहे वो साइंस की हो या हिस्ट्री की। बिल्कुल। उसका नुकसान ये हुआ कि जो स्पीशीज एवोल्यूशन के हिसाब से एक दूसरे के बहुत करीब थी, वो अलग अलग हो गई, क्योंकि क्लासिफिकेशन सिर्फ कुछ गिने चुने बाहरी फीचर्स पर बेस्ड था। बिल्कुल। और इस सिस्टम का ना एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जो नीट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ओह, वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स वाला पॉइंट। एग्जैक्टली। आर्टिफिशियल सिस्टम ने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दे दिया था, जो साइंटिफिकली बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो एनवायरनमेंट के असर से बहुत जल्दी बदल जाते हैं ना। हाँ, मतलब अगर आप एक ही प्लांट को अलग अलग मिट्टी या टेम्परेचर में उगाओगे तो उसकी पत्तियां या शेप बदल सकता है, लेकिन उसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स इतनी आसानी से नहीं बदलते। तो इस गलती को ठीक करने के लिए फिर जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। सही। और ये सिस्टम सिर्फ बाहरी बनावट पर नहीं रुका। इसने ऑर्गेनिजम्स के बीच की नेचुरल अफिनिटीज को बेस बनाया, जिसमें इंटरनल फीचर्स भी शामिल थे, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। हाँ, लेकिन पता है, असली रेवोल्यूशन तब आई जब हमने प्रैक्टिकली एवोल्यूशन को समझना शुरू किया, जिसे आज हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। अच्छा। जिसमें ये माना जाता है कि एक ही टैक्सा से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स का एक कॉमन एंसेस्टर होता है। एग्जैक्टली। ये सिस्टम बेसिकली उन किताबों को उनके एक्चुअल सब्जेक्ट और राइटर्स के डीप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के हिसाब से अरेंज करता है। और आजकल जब हमारे पास किसी प्लांट के फॉसिल एविडेंसेस नहीं होते तो हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यूज करते हैं, जो कंप्यूटर्स के थ्रू प्रोसेस होती है। राइट, बिल्कुल। जिसमें हर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को नंबर और कोड्स दिए जाते हैं ताकि हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को एक ही टाइम पर इक्वल इंपॉर्टेंस मिल सके। वाओ! और इसके अलावा नीट एस्पिरेंट्स के लिए दो और टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। साइटोटैक्सोनॉमी, जो क्रोमोसोम नंबर, उनके स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे बेस्ड है, और कीमोटैक्सोनॉमी, जो प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करती है। परफेक्ट। तो अब क्लासिफिकेशन का ये हिस्ट्री समझने के बाद हम सीधे प्लांट किंगडम के सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ते हैं। यानी लाइफ पानी से शुरू हुई थी, तो सबसे पहले बात एल्गी की करते हैं। सही कहा। तो देखो, एल्गी का सबसे कोर कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्लोरोफिल बेरिंग, बहुत ही सिंपल, थाइलॉइड, ऑटोट्रॉफिक और मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। थैलॉइड मतलब इनका बॉडी रूट्स, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होता, राइट? एग्जैक्टली। और ये फ्रेश और मरीन दोनों तरह के पानी में मिलते हैं। इसके अलावा ये मॉइस्ट स्टोन्स, मिट्टी और लकड़ी पर भी ग्रो कर जाते हैं। कुछ एल्गी तो फंजाई के साथ मिलकर लाइकन बनाते हैं, और कुछ तो वो एनिमल्स पर भी रहते हैं, लाइक स्लॉथ बेयर के ऊपर। हाँ। और इनके साइज और फॉर्म में ना बहुत वैरायटी है। जैसे वॉलवॉक्स कोलोनियल फॉर्म में रहता है, और यूलिथ्रिक्स और स्पायरोजायरा फिलामेंटस होते हैं। और कुछ मरीन फॉर्म्स तो बहुत ही मैसिव होते हैं, जैसे केल्प्स, जो ह्यूज प्लांट बॉडीज बना लेते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ से ना नीट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो इनके रिप्रोडक्शन से आते हैं। एल्गी में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव तो सिंपल फ्रैगमेंटेशन से हो जाता है। लेकिन मुझे ना इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। इसमें 3 मेन टर्म्स आते हैं, इसोगेमस, एनिसोगेमस और ऊगेमस। इनके बीच का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? देखो, इन तीनों का डिफरेंस बेसिकली उन गैमीट्स के साइज और उनकी मोटेलिटी यानी चलने फिरने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। जब फ्यूज होने वाले दोनों गैमीट साइज में बिल्कुल सिमिलर हों तो उसे आइसोगेमस कहते हैं।
तो क्या वो फ्लैजिलेटेड होते हैं? हाँ, वो दोनों फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स में, या फिर दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे स्पायरोगायरा में। लेकिन अगर दोनों गैमीट्स का साइज अलग-अलग है, तो उसको एनिसोगैमस कहते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल यूडोरिना की कुछ स्पीशीज हैं। और तीसरा टाइप ओगैमस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें एक गैमीट बड़ा और स्टैटिक होता है, जो बेसिकली फीमेल गैमीट है, और दूसरा गैमीट छोटा और मोटाइल होता है, यानी मेल गैमीट। सही पकड़ा। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ये एवोल्यूशन का ना बहुत ही स्मार्ट तरीका लगता है मुझे। आई मीन फीमेल गेमीट फूड स्टोर करके एक जगह सेफ रहती है और मेल गेमीट उस तक पहुंचने की एनर्जी लगाता है। एग्जैक्टली। अब अगर इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, तो ये सच में सरप्राइजिंग है कि अर्थ पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एटलीस्ट 50% हिस्सा सिर्फ एल्गी करते हैं। वेट रियली 50%? हाँ, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपने आसपास के पानी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़ा देते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। पोरफायरा, लैमिनारिया और सार्गासम जैसी ऑलमोस्ट 70 मरीन एल्गी स्पीशीज फूड की तरह यूज होती हैं। ओह वाओ! और कुछ मरीन ब्राउन और रेड एल्गी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं ना। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी को होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। ब्राउन एल्जी से हमें एल्जिन मिलता है और रेड एल्जी से कार्जिन, जिनका बहुत कमर्शियल यूज होता है। और जेलीडियम और ग्रासिलेरिया से एगर मिलता है। राइट, एगर वही है ना जो लैब में माइक्रोब्स उगाने और आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में यूज होता है। और यहीं पर एनसीईआरटी की वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो नीट एस्पिरेंट्स को कंप्लीटली याद होनी चाहिए। एज एनसीईआरटी स्टेट्स, क्लोरेला, अ यूनिसेल्युलर alga rich in proteins, is used as food supplement even by space travelers. सही पॉइंट हाईलाइट किया। अब एल्जी को मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। नीट के टेबल 3.1 में इनके पिगमेंट्स और स्टोर्ड फूड का डिफरेंस बहुत क्लियरली दिया है। अच्छा, तो ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी में मेन पिगमेंट्स कौन सी होती हैं? इसमें क्लोरोफिल ए और बी होते हैं और इनका स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके क्लोरोप्लास्ट्स में ना पायरेनॉइड्स नाम की स्टोरेज बॉडीज होती हैं, जिनमें स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी होता है। ओके, लेकिन ब्राउन और रेड एल्गी में पिगमेंट्स अलग क्यों होती हैं? जैसे ब्राउन एल्गी या फेओफाइसिए में क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोसैंथिन होता है। हाँ, और ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है, जिसको लैमिनरिन या मैनेटॉल बोलते हैं। और ये जो पिगमेंट्स का डिफरेंस है ना, ये बेसिकली इस बात से जुड़ा है कि पानी की डेप्थ में लाइट कैसे ट्रैवल करती है। अच्छा, मतलब अलग-अलग डेप्थ के हिसाब से एडेप्टेशन। एग्जैक्टली। तीसरा क्लास है रेड एल्गी या रोडोफाइसी। इनका रेड कलर आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट की वजह से होता है। अब देखो, ये ओशन की बहुत डेप्थ में मिलते हैं, जहां लाइट ना के बराबर होती है। ओह, और आई गेस ब्लू लाइट ही पानी में सबसे डीप तक पेनिट्रेट कर सकती है। सही गेस किया। और ये जो फाइकोएरिथ्रिन है, ये उसी ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने में बहुत एफिशिएंट होता है। इसलिए रेड एल्गे उतनी डेप्थ में भी जिंदा रह लेते हैं। बाय द वे, इनका स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, जो स्ट्रक्चर में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से बहुत मिलता जुलता है। अमेजिंग। तो पानी में रहने वाले इन ऑर्गेनिजम्स के बाद अब लाइफ ने जमीन की तरफ अपना पहला स्टेप लिया। आई मीन एवोल्यूशन के इस नेक्स्ट फेज में आते हैं ब्रायोफाइट्स, जिनको एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। बिल्कुल। इन्हें एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सॉइल में ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये पूरी तरह से पानी पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बॉडी देखें तो क्या वो एल्गे से ज्यादा डेवलप्ड होती है? हाँ, थोड़ी ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती हैं, लेकिन इनमें अभी भी ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव्स नहीं होते। इनमें सिर्फ रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जमीन पर राइजॉइड्स के सहारे फर्मली अटैच रहते हैं। वेट, तो इनमें ट्रू रूट्स नहीं होते? नहीं। और देखो, यहीं से ना नीट का एक बहुत ही कंसेप्चुअल और क्रिटिकल टॉपिक शुरू होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ओके, थोड़ा रुकते हैं। इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पहले ठीक से समझते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि प्लांट के पास एक तरह का ऑल्टर ईगो होता है? मतलब एक ही प्लांट की लाइफ साइकिल में दो बिल्कुल अलग अलग रूप? हाँ, ऑल्टर ईगो, बहुत सही टर्म यूज किया। हाँ, एग्जैक्टली वही। प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होते हैं।
एक है हैप्लॉइड फेज, जिसमें क्रोमोसोम का सिंगल सेट होता है। ये फेज गैमीट्स बनाता है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। और दूसरा फेज डिप्लॉयड होता होगा। सही। डिप्लॉयड फेज में क्रोमोसोम के डबल सेट्स होते हैं। ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स में वो ग्रीन लीफी बॉडी जो हमें एक्चुअल में दिखती है ना, वो हैप्लॉइड यानी गमीटोफाइट होती है। ओके, तो गैमेटोफाइट मेन बॉडी है और इनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेल्युलर होते हैं। आई मीन मेल ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं, जो बायोफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स बनाता है, और फीमेल ऑर्गन थोड़ा फ्लास्क शेप का होता है, जिसे आर्केगोनियम कहते हैं, राइट? बिल्कुल। और इस आर्किगोनिया में एक सिंगल एग बनता है, फिर एंथ्रोजॉइड्स को पानी में रिलीज किया जाता है। अच्छा, मतलब पानी के थ्रू तैरकर वो आर्किगोनियम तक आते हैं। एग्जैक्टली। और वहां एग के साथ फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। तो क्या जाइगोट तुरंत मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन कर लेता है? नहीं, यही तो मेन कैच है नीट के लिए। जाइगोट तुरंत मियोसिस नहीं करता, वो एक मल्टीसेल्युलर बॉडी में डेवलप होता है, जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। और यहां याद रखने वाली बात यह है कि ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता। ओह, तो वो सर्वाइव कैसे करता है? वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के ऊपर ही उगा रहता है, उसी से अटैच रहकर अपना न्यूट्रिशन लेता है। एक तरह से उस पर पैरासाइट होता है। फिर इस स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर्स हवा से उड़कर नई जगह गिरते हैं और वापस नया गैमेटोफाइट बना देते हैं। वाओ! और अगर इनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ब्रायोफाइट्स का रोल काफी बड़ा है। लाइकेंस के साथ मिलकर मॉसेज वो पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बड़े रॉक्स पर लाइफ शुरू करते हैं। हाँ, ये रॉक्स को ब्रेक करके मिट्टी बनाते हैं ताकि हायर प्लांट्स वहां ग्रो कर सकें। और एक मॉस है स्फैग्नम, जो पीट प्रोवाइड करता है। इस पीट को एज अ फ्यूल यूज करते हैं और लिविंग मटेरियल की पैकिंग में भी, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा, ब्रायोफाइट्स को मेनली लिवरवर्ट्स और मॉसेस में डिवाइड किया गया है ना? सही। लिवरवर्ट्स जैसे कि मार्चेंटिया, इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म है, जिसे जेमे कहते हैं। जेमा, ये क्या होता है? ये बेसिकली ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो थैली पर जमा कप्स के अंदर डेवलप होती हैं। जब ये बर्ड्स पेरेंट बॉडी से अलग होती हैं तो वो नए प्लांट्स में ग्रो कर जाती हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। और मॉसेस की लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट के अंदर दो स्टेजेस होती हैं। पहली प्रोटोनीमा स्टेज, जो डायरेक्टली स्पोर से बनती है, ये क्रीपिंग, ग्रीन और फिलामेंटस होती है। बिल्कुल। और दूसरी है लीफी स्टेज, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एक लैटरल बड की तरह निकलती है और इसी स्टेज पर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। बाय द वे, मॉसेस के स्पोरोफाइट में फुट, सीटा और कैप्सूल होते हैं। गॉट इट। तो अब हम एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जमीन पर अगर प्लांट्स को हाइट तक बढ़ना था तो उन्हें अपने अंदर पानी और खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लम्बिंग सिस्टम चाहिए था। एग्जैक्ट वर्ड यूज किया आपने। और यही एंट्री होती है टेरिडोफाइट्स की, जिसमें हॉर्स टेल्स और फर्न्स आते हैं। एवोल्यूशन के हिसाब से ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और आई थिंक यहीं पर प्लांट किंगडम में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट्स में मेन बॉडी गेमेटोफाइट थी, लेकिन टेरिडोफाइट्स में आकर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बन जाती है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट। इस स्पोरोफाइट में ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स होती हैं। लीव्स छोटी हो सकती है यानी माइक्रोफिल्स जैसे सेलाजिनेला में, या फिर बड़ी हो सकती हैं यानी मैक्रोफिल्स जैसे फर्न्स में। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत लॉजिकल सवाल आता है। अगर इन प्लांट्स ने जाइलम और फ्लोएम जैसा इतना एडवांस्ड प्लम्बिंग सिस्टम डेवलप कर लिया था, तो फिर ये दुनिया के हर एक्सट्रीम और ड्राई कोने में क्यों नहीं पाए जाते? ये अभी भी ठंडी और डैम्प जगहों तक ही लिमिटेड क्यों है? बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। देखो, प्लम्बिंग सिस्टम तो आ गया, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी रिप्रोडक्शन को लेकर। इनके स्पोरोफाइट पर स्पोरांजिया होते हैं जो स्पोर्स बनाते हैं। जब ये स्पोर्स जमीन पर गिरते हैं तो जर्मिनेट होकर एक छोटा फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। अच्छा। और इस प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए ठंडी, डैम्प और शेडी जगह ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोथैलस पर जो मेल गैमेट बनता है उसको फीमेल तक पहुंचने के लिए अभी भी तैरना पड़ता है,
जिसके लिए पानी की सख्त जरूरत होती है, राइट? एग्जैक्टली। और पानी की इसी जरूरत के कारण लिविंग टेरिडोफाइट्स का स्प्रेड बहुत ही नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स तक रिस्ट्रिक्टेड रह गया। मतलब जमीन पर आ गए, हाइट भी बढ़ा ली, पर रिप्रोडक्शन के लिए अभी भी पानी के ही गुलाम थे। वाओ, एवोल्यूशन कितना स्टेप बाय स्टेप चलता है। टेरिडोफाइट्स में एक और टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। हाँ, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं, उन्हें होमोस्पोरस कहते हैं। लेकिन कुछ जैसे सिलेजनेला और सैल्विनिया दो अलग-अलग तरह के स्पोर्स बनाते हैं, बड़े मैक्रोस्पोर्स और छोटे माइक्रोस्पोर्स। इसे हेट्रोस्पोरस कहते हैं। तो इसमें जो बड़े मेगास्पोर्स है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और छोटे माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट। और इन प्लांट्स में फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर काफी टाइम तक अटैच रहता है। सही। जाइगोट का डेवलपमेंट और यंग एम्ब्रियो का बनना भी इसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। और यहीं पर एनसीईआरटी की वो एग्जैक्ट और बहुत बड़ी लाइन आती है। As NCERT states, this event is a precursor to the seed habit, considered an important step in evolution. बिल्कुल, ये सीड हैबिट की शुरुआत थी। जो काम इन टेरिडोफाइट्स ने शुरू किया उसको फाइनली मुकम्मल किया जिम्नोस्पर्म्स ने। जिम्नोस्पर्म्स यानी नेकेड सीड्स वाले प्लांट्स। नेकेड सीड्स मतलब इनके ओव्यूल्स किसी ओवरी वॉल से कवर नहीं होते। हाँ, फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये ओव्यूल्स ओपनली एक्सपोज्ड रहते हैं। लेकिन फिर इन जिम्नोस्पर्म्स ने खुद को सूखी और हार्श जगहों पर जिंदा कैसे रखा? उसके लिए इन्होंने बहुत स्मार्ट अलायंसेस किए फंगी और बैक्टीरिया के साथ। जैसे पाइनस की रूट्स फंगी के साथ जुड़कर माइकोराइजा बनाती हैं, जो उन्हें सॉइल से ज्यादा पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और साइकस में वो कोरोलॉइड रूट्स होती है ना, जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ जुड़ती हैं। सही। और जिम्नोस्पर्म्स की पत्तियों का मैकेनिज्म भी कमाल का है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और तेज हवाओं को झेलने के लिए बहुत सॉलिड तरीके से अडेप्टेड होती हैं। I mean, इस एडेप्टेशन को हम एक एस्ट्रोनॉट के सर्वाइवल सूट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट को बाहरी हार्श कंडीशन से बचाता है, वैसे ही कॉनिफर्स में इनकी जो नीडल लाइक लीव्स होती हैं वो उनका सरफेस एरिया ड्रास्टिकली कम कर देती हैं। एग्जैक्टली। ताकि पानी का लॉस कम हो, उनके ऊपर एक बहुत थिक क्यूटिकल की लेयर होती है और स्टोमाटा भी संकन यानी अंदर धसे हुए होते हैं। ये पूरा सर्वाइवल सूट प्लांट के पानी को बचा के रखता है। और क्या जिम्नोस्पर्म्स भी हेटेरोस्पोरस होते हैं? बिल्कुल, ये भी माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर्स स्पोरेंजिया में बनते हैं, जो आगे चल के स्ट्रोबिलाई या कोन्स बनाते हैं। मेल कोन्स माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, जो आगे जाकर पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। वेट, तो पॉलन ग्रेन्स बेसिकली इनका रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है? सही पकड़ा। और यहाँ एक और नीट का फेवरेट फैक्ट है। पाइनस में मेल और फीमेल कोन्स एक ही ट्री पर होते हैं, लेकिन साइकस में ये अलग-अलग पेड़ों पर मिलते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और जिम्नोस्पर्म में आकर हमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के कंपैरिजन में इवोल्यूशन का सबसे बड़ा शिफ्ट दिखता है। यहाँ मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का अपना इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हाँ, अब वो कंप्लीटली स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट हैं, स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं। और सबसे बड़ी आज़ादी ये मिली कि अब स्पर्म को तैरने के लिए पानी नहीं चाहिए। हवा पोलन ग्रेन्स को उड़ाएगी और सीधा ओव्यूल तक ले आएगी। वहाँ एक पोलन ट्यूब बनेगी और मेल गैमीट सीधे आर्किगोनिया तक पहुंच जाएगा। यानी पानी की गुलामी पूरी तरह से खत्म। एग्जैक्टली। और नेकेड सीड्स के बाद नेचर ने प्लांट किंगडम के सबसे एडवांस्ड और सक्सेसफुल प्लांट्स बनाए, एंजियोस्पर्म्स। ये पूरा का पूरा फ्लावर्स और फ्रूट्स का एम्पायर है, जिसमें सीड्स नेकेड नहीं होते, बल्कि पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं, जिसे हम फूल या फ्लावर कहते हैं। सही कहा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स सीड में बदल जाते हैं और जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाती है। ये फ्रूट उन सीड्स के लिए एक बैंक वॉल्ट या तिजोरी की तरह काम करता है, जो उन्हें हार्श वेदर और एनिमल से बचाता है। और एंजियोस्पर्म्स की डाइवर्सिटी तो अनबिलीवेबल है। एक तरफ एकदम माइक्रोस्कोपिक प्लांट है वोल्फिया, और दूसरी तरफ 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा यूकेलिप्टस का पेड़। हाँ, और इनको ब्रॉडली 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। डाइकोटिलेडॉन्स, जिनमें सीड में 2 कोटिलेडन्स होते हैं, और मोनोकोटिलेडॉन्स, जिनमें सिर्फ एक कोटिलेडन होता है। राइट। तो अगर हम
इस पूरे डीप डाइव को नीट एग्जाम के लेंस से रैप अप करें तो इसेंशियली सबसे इंपॉर्टेंट थीम है इस इवोल्यूशनरी ट्रेंड को पकड़ना। बिल्कुल। पूरा सफर पानी से शुरू हुआ। एल्गी और ब्रायोफाइट्स में गैमीटोफाइट फेज का डोमिनेंस था, लेकिन जैसे जैसे प्लांट जमीन की तरफ और आगे बढ़े, स्पोरोफाइट स्ट्रांग होता गया। टेरिडोफाइट्स में आकर स्पोरोफाइट मेन बॉडी बन गया। राइट। सही। और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स तक आते आते गैमेटोफाइट इतना रिड्यूस हो गया कि वो पूरी तरह से स्पोरोफाइट के अंदर ही कैद हो गया। पानी पर जो डिपेंडेंसी थी रिप्रोडक्शन के लिए, वो कंप्लीटली खत्म हो गई और नेचर ने सीड बनाए। सच में ये चैप्टर सिर्फ डेफिनेशंस को रटने के बारे में नहीं है, बल्कि ये देखने के बारे में है कि सर्वाइवल के लिए प्लांट्स ने खुद को कितना स्मार्टली रीडिजाइन किया। एग्जैक्टली। तो अब इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक प्रोवोकिंग थॉट। हमने देखा कि एंजियोस्पर्म्स आज डेफिनेटली दुनिया के सबसे सक्सेसफुल प्लांट्स हैं क्योंकि उनके सीड्स प्रॉपर्ली कवर्ड हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है और पानी की बहुत मैसिव शॉर्टेज हो जाती है, तो क्या जिम्नोस्पर्म्स का वो रफ नीडल लाइक सर्वाइवल सूट वाला डिज़ाइन उन्हें एंजियोस्पर्म से ज़्यादा बेहतर तरीके से बचा पाएगा, या फिर नेचर इन दोनों से अलग ही कोई नया सुपर प्लांट ग्रुप इवॉल्व करेगी? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है ना? तो नीट एस्पिरेंट्स इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज की इस क्लास और डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में।